हम अगले चैप्टर के बारे में वर्धन वंश और साथ ही साथ चोल वंश इत्यादि के बारे में। तो हम बात करेंगे वर्धन राजाओं की इस चैप्टर में। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्कंदगुप्त की मृत्यु के पश्चात गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया और भारत अनेक राज्यों में विभाजित हो गया। श्वेत हुणों ने कश्मीर, पंजाब और पश्चिम भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। उत्तर तथा पश्चिम भारत अनेक सामंतों के नियंत्रण में चला गया, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को आपस में एक प्रकार से बांट लिया। धीरे धीरे हरियाणा के राजवंशों में से थानेश्वर के एक शासक ने अन्य सभी सामंतों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसका नाम हर्षवर्धन था। विशेषता स्थापित कर लिया और इसी के तहत ही ये माना जाता है कि एक और नया वंश जो है भारत में स्थापित हुआ, यहीं पर थानेश्वर के आसपास, जिसका नाम था वर्धन वंश। तो हम इसी वर्धन वंश की बात इस चैप्टर में करेंगे। लेकिन इस वर्धन वंश के शासकों के बारे में जानने से पहले हम उन तथ्यों को, उन स्रोतों को लेंगे जिनसे हमें जो है वर्धन राजाओं के बारे में पता चलता है। हमारे पास बहुत से ऐसे तथ्य, ऐसे प्रमाण हैं जिनसे हम वर्धन वंश के राजाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम ह्वेनत्सांग के बारे में। ह्वेनत्सांग एक चीनी यात्री जिसने सी यू की नामक पुस्तक जो है लिखी, एक चीनी यात्री जो हर्ष के काल में भारत में आया बौद्ध धर्म के स्थानों को देखने के लिए, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को मानता था। ह्वेनत्सांग का जन्म 600 ईस्वी में चीन के होनानफू नामक नगर में हुआ। उसके पिता का नाम हुई था। हुई के 4 बेटे, जिनमें ह्वेनत्सांग सबसे छोटा, बचपन से ही गंभीर प्रवृत्ति का, सत्य व ज्ञान के विषय में सोचता था। 20 वर्ष की आयु में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कहा जाता है कि वह अधिकतर समय बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताता था। इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो भारत की यात्रा करने का निश्चय किया। 629 में चीन से चला और ताशकंद, समरकंद तथा बलख होता हुआ 630 में भारत स्थित गांधार में पहुंच गया। भारत में 14 वर्ष तक रहा और इस दौरान अनेक प्रदेशों और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। उसने 2 वर्ष नालंदा, जो कि उस समय का एक विश्वविद्यालय था, वहां पर शिक्षा प्राप्त की। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज में 8 वर्ष रहा। अपनी यात्रा के विषय में सी यू की नामक जो ग्रंथ है, पुस्तक है, वो उसने लिखा और ये ग्रंथ हर्ष के समय की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी देता है। 644 ईस्वी में ह्वेनत्सांग वापिस चीन लौट गया और जाते समय बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियां, स्मृति चिन्ह और 657 बौद्ध पांडुलिपियां तथा अन्य वस्तुओं को भी वह अपने साथ ले गया। तो इस पुस्तक को, इस ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो इससे हमें हर्षवर्धन के समय की जानकारी तो मिलती ही है और साथ ही साथ लोगों के बारे में भी हमें इस से जो है काफ़ी कुछ पता चलता है। तो इसी के साथ साथ दूसरा है हमारे पास बाणभट्ट की रचनाएं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समय का उच्च कोटि का विद्वान, उसका दरबारी कवि, और उसने जो है प्रसिद्ध जो उसकी रचनाएं, एक है हर्षचरित और दूसरी है उसकी कादंबरी। तो ये 2 रचनाएं जो हैं ये उसके द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। तो इनको जब हम पढ़ते हैं तो इससे भी हमें वर्धन वंश का काफ़ी कुछ पता चलता है। तीसरा है स्वयं हर्षवर्धन की रचनाओं के बारे में। हर्षवर्धन स्वयं भी उच्च कोटि का विद्वान था और उसे क्योंकि पढ़ने लिखने का शौक था, यदि वो एक राजा ना होता तो शायद एक उच्च कोटि का विद्वान उस काल का होता। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये 3 उसकी रचनाएं संस्कृत भाषा में लिखे गए और इस तरह से इनके द्वारा भी हमें हर्ष के समय की बहुत सी जानकारी और हर्ष के स्वभाव के बारे में भी पता चलता है। फिर है बांसखेड़ा तथा मधुबन बनी लेख। कुछ जो प्रशस्तियां हैं, कुछ जो लेख हैं, इनको भी जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ से भी हमें वर्धन वंश के राजाओं का काफ़ी कुछ पता जो है चलता है कि वर्धन वंश के जो राजा थे वो किस तरह से रहते थे। खासकर ये जो
नरवर्धन है, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन के विषय में विस्तृत जानकारी हमें बांसखेड़ा और मधुबन के ताम्रलेखों से मिलती है। इन 3 शासकों ने 505 से लेकर 580 तक थानेश्वर पर शासन किया और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। और ये जानकारी हमें इन्हीं बांसखेड़ा और मधुबन के जो लेख हैं इनसे हमें मिलती है। और इस तरह से हम खासकर जो वर्धन वंश है इसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो उस समय की मोहरें इत्यादि हैं वो भी मिली हैं। तो मोहरें मिली हैं ये सोनीपत से, और इन मोहरों को देखकर हमें पता चलता है कि उस समय की जो मोहरें थी वो किस तरह से की बनाई जाती थी। और इस तरह से हमें काफ़ी कुछ जानकारी ये वर्धन वंश के राजाओं की देती हैं। तो हमारे पास ये कुछ तथ्य, ये प्रमाण हैं जिनको देखकर, पढ़कर, जानकर हम वर्धन वंश के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट लेंगे हम वर्धन वंश की उत्पत्ति के बारे में, किस तरह से इस वंश की उत्पत्ति हुई और शुरू के दौर के कौन कौन से इस वंश के शासक थे। 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि किस तरह से गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और किस तरह से उत्तर भारत में विभिन्न राज्यों की स्थापना हुई। और इसी के अंतर्गत विशेष तौर पर ये महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं ये हमें जानकारी देती हैं। ये कहा जाता है कि विशेष तौर पर जो हर्षचरित या अन्य जो पुस्तकें हैं इन्हीं से पता चलता है कि इसको एक और नाम भी दिया गया, कुछ कहते हैं कि पुष्यभूति वंश भी इसको कहते हैं। तो पुष्यभूति की मृत्यु के या पुष्यभूति वंश इत्यादि के बारे में भी इससे पहले बताया जाता है। ये कहा जाता है कि पुष्यभूति की मृत्यु के पश्चात नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन के नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन ये कुछ जो थे, और प्रभाकर वर्धन, इन सब ने जो है बारी बारी से शासन किया। हरियाणा के राजवंशों में से थानेश्वर का एक शासक ने अन्य सभी सामंतों के ऊपर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और कुछ कहते हैं कि उसका नाम था हर्षवर्धन, कुछ का ये मानना है। और इसी के तहत कुछ कहते हैं कि हर्षवर्धन नहीं, उससे पहले जो है इस वंश की स्थापना हो चुकी थी, और इसी के तहत ही ये नरवर्धन का नाम जो है कुछ लेते हैं कि उसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसी के अंतर्गत ये नरवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन हुए, और बाद में प्रभाकर वर्धन ने बारी बारी से जो है शासन किया। प्रभाकर वर्धन अपने पिता आदित्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। वर्धन वंश का पहला स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधियां धारण की। पड़ोसी राज्यों पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में मिलाया। हुणों के साथ साथ राजपूताना, गुजरात, सिंध, गांधार, मालवा आदि के राज्यों को भी उसने जीता। तो ये इतनी जानकारी जो है हमें इन प्रारंभिक जो वर्धन राजा हैं उनके बारे में मिलती है। बाकी इसके पश्चात के जो राजा थे उनके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे।